Hello students, in the previous video we have studied Biot-Savart law and the applications of the Biot-Savart law, that is to find the magnetic field at the center of the circular coil. Now next is to find the magnetic field when there is a point on the axis of the circular coil carrying a current. So this is a circular coil having the radius A, and there is a point P which is distance x from the center of the circular coil. So we have considered two small elements, one is at C and second is at D. So the distance between the P point from C is R. Similarly, the distance of P point from D is R. So we will be applying the Biot-Savart law at point P. So at point P, Biot-Savart law, that is dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl upon r square into sine of angle. So the sine of angle between dl and P is theta. So there is another angle, that is phi, similar as we consider in the previous application. So this distance is r. So we can write r in the form of a square plus x square root. That means, so we can replace here r by the formula a square plus x square का रूट. हमने ये यहाँ पे रिप्लेस कर दिया. एंड इफ़ a इज़ स्मॉल, अगर ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, अगर ये a बहुत ज़्यादा स्मॉल है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये आपका एंगल अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. सो वी आर रिप्लेसिंग इट बाय साइन 90 डिग्री. सो साइन वैल्यू 90 डिग्री इज़ 1, तो ये रिप्लेस हो गया. हमारे पास आ गया डी बी इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब बात करें डायरेक्शन की. अब ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आई है, इसकी डायरेक्शन कहाँ आई है, अलोंग द पी ई. दिस इज़ अ पॉइंट पी, राइट, एंड दिस इज़ अ पॉइंट ई. सो इसके अलोंग जो है वो परपेंडिकुलर मेरी जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई है ड्यू टू द करंट एलिमेंट एट सी. अब इसी का काउंटर पार्ट मैं ऑपोजिट पार्ट ले रही हूँ डी के कारण भी मेरी सेम वैल्यू आएगी बिकॉज वो सेम डिस्टेंस पे है आर पे. लेकिन अब जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी डी बी की डायरेक्शन जो आएगी वो अलोंग पी एफ आएगी. तो डैट मीन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, 90 डिग्री पे रहेगी. सो अगर ये मेरा एंगल फाई है तो बाय द मैथमेटिकल एंगल रूल्स दिस एंगल इज़ ऑल्सो फाई, बिकॉज ये आपका 90 माइनस फाई हो गया. अगेन ये दोनों मेरे 90 डिग्री पे हैं तो ये भी मेरा क्या हो गया, फाई. तो डी बी जो मेरा पी ई के अलोंग है, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, डी बी कॉस फाई, डी बी साइन फाई, जो करंट एलिमेंट मेरा सी पे था. सिमिलरली जो मेरा करंट एलिमेंट डी पे था, उसके कारण मेरी मैग्नेटिक फील्ड आई थी पी एफ. तो पी एफ को भी मैंने फर्दर दो कंपोनेंट में कर लिया, डी बी कॉस फाई एंड डी बी साइन फाई. अब हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो मेरा डी बी कॉस फाई सी एलिमेंट के कारण था और जो डी बी कॉस फाई मेरा डी एलिमेंट के कारण था, वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं. मेरे पास ऐड क्या हो रहा है, साइन फाई कॉम्पोनेंट ऐड हो रहा है. तो मीन्स मैं इस पूरे फॉर्मूला को साइन फाई के साथ रिप्लेस कर सकती हूँ. तो ये मेरे पास आ जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारा पहले आया था. अब मेरा क्योंकि दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के कारण मेरी 2 टाइम्स आ गई है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 2 साइन फाई. तो मेरी 2 टाइम्स हो गई है. तो ये मेरी कंप्लीट आ गई है कि एक ही टाइम पे मैंने दो पार्ट्स लिए हैं, सी करंट एलिमेंट और इसका ऑपोजिट डी करंट एलिमेंट. अब इस फॉर्मूले में साइन फाई की मैंने वैल्यू को रिप्लेस करना है. सो साइन फाई यहाँ पे मेरे पास क्या है, साइन फाई परपेंडिकुलर ए अपॉन आर. आर की वैल्यू हमने निकाली थी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट. तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी है साइन फाई की वैल्यू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब मैंने ये मेरी फील्ड आ गई है टू स्मॉल एलिमेंट सी एंड डी. लेकिन मुझे पूरी कॉइल की निकालनी है तो मुझे इसको करना पड़ेगा इंटेग्रेट. तो इंटेग्रेट के लिए मेरा क्या आ जाएगा, डी एल. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि लास्ट जो हमने वीडियो की थी, डेट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, राइट, उसमें हमने एक करंट एलिमेंट लिया था और पूरी लेंथ क्या ली थी, 2 पाई आर. लेकिन अब जो हम ले रहे हैं,
वो हम दो करंट एलिमेंट ले रहे हैं वन ही टाइम पे, वन और उसके सी एट सी एंड वन इज एट डी, डेट इज ऑपोजिट टू सी। तो डेट मीन्स अब जो मेरा लेंथ आएगी वो कंप्लीट 2 पाई ए ना आके सिर्फ पाई ए आएगी, बिकॉज मैं ऑलरेडी पूरे कॉइल के दो पार्ट्स ले रही हूँ। तो अब मेरा पूरा 2 पाई ना होके वो सिंगल पाई ए रह जाएगा। तो मेरा इंटीग्रेट करके डी एल इंटीग्रेट करके मेरा आ गया पाई ए। फर्दर साइन फाई की वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी वो रिप्लेस कर दी, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर का 3/2। ये मेरा जर्नल फॉर्मूला आ गया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ऑन द एक्सियल ऑफ द सर्कुलर कॉइल। अब इसमें स्पेशल केस फर्स्ट जो हमने लास्ट आर्टिकल किया था वो है पी लाइज एट द सेंटर। अगर पी मेरा सेंटर में लाई करेगा, ये पी मेरा सेंटर में लाई करेगा, तो मेरा x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 पुट की, तो मेरे पास वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन ए। ये वही वैल्यू है जो हमने लास्ट आर्टिकल में निकाली थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन ए, राइट। सेकेंड केस मेरा है इफ़ p इज़ फार अवे, अगर p पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर चला गया है, अगर ये p पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर चला गया है, डैट मीन्स x इज़ वेरी मच ग्रेटर देन द a। तो x की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा a से ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं a को निगलेक्ट कर दूँगी। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्केयर अपॉन एक्स क्यूब। और अगर n टर्न्स हैं तो ये सिंपली मेरी क्या हो जाएगी, इंटू n इन द केस ऑफ एट द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड इन द केस व्हेन द पॉइंट p इज़ फार अवे। मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड को देखूं, अगर मेरी लेफ्ट साइड पे पॉइंट चला गया तो भी वो डिक्रीज़ होती जाएगी, राइट साइड पे चला गया तो भी डिक्रीज़ होती जाएगी, बिल्कुल कॉइल के ऊपर मेरी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब हमने एक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा था। वो हमारा क्या था, डेट इज स्मॉल p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। p मीन्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, q मीन्स चार्ज, 2a इज डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। अब यहाँ पे जो मेरा डायपोल मोमेंट बनेगा वो मेरा बनेगा एक करंट कैरिंग लूप। तो एक करंट कैरिंग लूप मेरा वो डायपोल मोमेंट बनता है। जैसा कि हम जानते हैं मैग्नेट के केस में एक अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा दोनों पोल्स डायपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या हुई, प्रोडक्ट ऑफ एम्पियर टर्न्स, वहाँ पे हमारा चार्ज रिस्पॉन्सिबल था, यहाँ पे हमारा करंट रिस्पॉन्सिबल है। टर्न्स जितनी हमारी टर्न्स होती जाएंगी उतना हमारा करंट ज़्यादा होता जाएगा, इनटू एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप। तो वहाँ पे हमारा जो था डिस्टेंस लिया जाता था, यहाँ पे हम ले रहे हैं एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M इज इक्वल टू NIA। सो द SI यूनिट इज करंट के एम्पियर, एरिया के मीटर स्क्वायर। नाउ द डायरेक्शन, सी ध्यान, अगर मेरा करंट जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो क्लॉकवाइज अगर मैं ऊपर से देखूँ तो ये मेरा बन रहा है S पोल। डैट मीन्स अगर मेरा करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो मेरा बनेगा साउथ पोल, और अगर करंट मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो मेरा बनेगा नॉर्थ पोल, राइट। दिस इज द पोलैरिटी ऑफ द पोल्स व्हेन द करंट इज मूविंग इन ए कॉइल। सो नेक्स्ट इज द एम्पियर सर्कुलर लॉ। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहले पढ़ा था कूलम्स लॉ, जिससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। नेक्स्ट हमने उसका सब्स्टिट्यूट पढ़ा था ऑल्टरनेट मेथड, डेट इज गॉस लॉ। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जैसे कूलम्स लॉ था उसकी जगह पे हमारा था बायोट-सेवर्ट लॉ, और बायोट-सेवर्ट लॉ का सब्स्टिट्यूट जो कि पहले गॉस लॉ ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में दिया, यहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेट मेथड है एम्पियर सर्कुलर लॉ। नाउ व्हाट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ? एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टेट्स दैट line integral of B magnetic field around a closed path। तो अगर एक closed path है उसके along मेरी जो magnetic field का line integral है, line integral of magnetic field over a closed path, ये circle का मतलब है closed path, is equal to mu naught times the total current passing through the surface।
तो उस सरफेस में से जितना मेरे पास करंट पास कर रहा है उसका म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट मीन्स परमेबिलिटी, राइट। सो एम्पियर सर्कुलर लॉ थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। एम्पियर सर्कुलर लॉ में हमारे पास एक करंट है, करंट कैरिंग एलिमेंट है, तो उसके आसपास हम एक पेरीफेरी एज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक करंट वायर है, तो उसके आसपास मैं एक पेरीफेरी एज्यूम करूँगी जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये मेरा करंट दिस पेन इज़ मेरी जो है ये मेरी करंट कैरिंग वायर है, तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल इस पी पॉइंट पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर, तो यहाँ से मैं एक पूरा लूप क्रिएट करूँगी, पेरीफेरी लूप लूँगी और वो लूप के ऊपर पॉइंट आएगा पी पॉइंट, राइट। तो अब ये डेफिनेशन ध्यान से पढ़ते हैं। लाइन इंटेग्रल ऑफ बी अराउंड क्लोज्ड पाथ, अब ये मेरी वायर थी, उसका आसपास बी क्या थी, क्लोज्ड पाथ थी, हुज बाउंड्री कोइंसाइड विद द क्लोज्ड सरफेस, उसकी जो बाउंड्री थी वो मेरी क्लोज्ड पाथ के साथ क्या कर रही थी, कोइंसाइड कर रही थी, इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस। अब ये जो मेरा एम्पियर सर्कुलर लॉ है इसकी वैलिडेशन के लिए कुछ टर्म्स हैं। ऐसा नहीं है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ मेरी इन कंडीशंस के अलावा कहीं वैलिड नहीं होगा, लेकिन जो है सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स वो इन कंडीशंस के कारण ही आएंगे। सो द नंबर 1 इज़ बी जो मेरी होएगी मैग्नेटिक फील्ड वो टेंजेंशियल होएगी लूप पे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मेरा करंट जा रहा है तो उसके आसपास मैंने जो लूप लिया है तो उस लूप के टेंजेंशियली मेरी क्या रहेगी, बी रहेगी। डैट मीन्स बी और डी एल के बीच में मेरा एंगल क्या रहेगा, 0 रहेगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो मेरी थ्रू आउट द लूप कांस्टेंट रहेगी, एक जैसी ही रहेगी। अगर ये कंडीशन नहीं है तो सेकंड मेरे पास ऑप्शन क्या है, बी इज़ नॉर्मल टू द लूप। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा ऐसे लूप है तो उसके नॉर्मल में लग रही है। नॉर्मल मीन्स डी एल और बी दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, तो डेट मीन्स दिस इज 0। थर्ड इज बी इज़ 0, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, देन आल्सो बी डी एल इज़ 0। तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन हमारी अगर वैलिड होती है तो हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडिंग द एप्लीकेशंस ऑफ द एम्पियर सर्कुलर लॉ।